मैं सबसे पहले वासंतीय नवरात्रि की आज इस अष्टम तिथि पर मां बनैया देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, नवरात्रि की 9 तिथि वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के इस आयोजन के साथ प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी जुड़ करके जगत जननी मां भगवती से शक्ति की याचना करके अपने आप को लोक मंगल के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित करता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण रोहिन नदी के इस बैराज के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी जनता जनार्दन को, इससे लाभान्वित होने वाले 16,000 अन्नदाता किसानों को, 5400 से अधिक हेक्टेयर की उस पावन धरा को जो इस रोहिन नदी के बैराज के बनने के बाद यहां पर अभी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करते हुए यहां के माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और सिंचाई विभाग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यही नया भारत है जहां बिना भेदभाव के कार्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जो भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको देता है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। कार्यक्रम में आने के पहले मैंने यहां पे 24-24 दिन के बच्चों से मुलाकात करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 6-6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद में पहली बार प्रवेश ले हुए बच्चों को स्कूली बैग देने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अपनी नई पीढ़ी को गढ़ने की श्रृंखला और साथ साथ यहां के विकास की इस 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज अष्टम तिथि पर आपके साथ महाराजगंज जनपद के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे देश की कायाकल्प की है। हर एक क्षेत्र में भारत आज विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। आज से 10 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था माना जाता था। आप याद करिए, 1947 से लेकर के 2014 तक इन 70-72 वर्षों में भारत मात्र 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। यानी भारत से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर दुनिया के 10 देश आगे थे और मात्र 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष में ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है।
बहनों और भाइयों, आज हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। सड़कों के बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं। महाराजगंज में भी एक ड्राई पोर्ट बन रहा है, सोनौली बॉर्डर पर हाईवे बन रहे हैं। रेलवे की नई नई लाइन बिछ रही है, आनंद नगर से महाराजगंज होते हुए सिसवा तक रेलवे की एक नई लाइन बिछाने की कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। हर घर बिजली के बाद अब हर घर नल की योजना साकार होने जा रही है। विकास के कार्य, क्या रेल का हो, चाहे सड़क का हो, वाटरवे का हो, मेट्रो का हो, रोपवे का हो, ये सभी एक एक करके साकार होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक कल्याण के कार्य, कोई कल्पना करता था देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं? आज हो रहा है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया देश के अंदर। 4 करोड़ लोगों के घर बन गए। 3.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई। करोड़ों लोगों को देश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। तो बहनों और भाइयों, विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब तो महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भौचक रह गई कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। और बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी किसी प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ा है। याद करिए 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था, और मात्र पिछले 8 वर्ष में हमने जो दूरी तय की, अब उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 56 लाख गरीबों के लिए मकान मिले। इस दौरान बनटांगिया गांवों को मान्यता दी गई। इस दौरान मुसहर हो, बनटांगिया हो, थारू हो, कोल हो, भील हो, गौड़ हो, चेरो हो, अहरिया हो, इन सभी जातियों को 100% इन्हें सैचुरेट करने का काम भी किया गया, हर सुविधाओं से युक्त किया गया। अब कोई उत्तर प्रदेश में भूखों नहीं मरता। 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है, और 10 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था, कमाई के लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा हो इसके लिए पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के सम्मान और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये रोहिन बैराज उसी का एक मूर्त रूप है।
मूर्त रूप है। यहां पे भी बोल रहे थे यहां के माननीय विधायक जी भी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी, वर्षों से 20 वर्षों से 25 वर्षों से इंतजार था लोगों को कि रोहिन में बैराज बने। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहिन नदी का ये बैराज बन गया। 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे। और मैं भी यहां के विधायक जी से कह रहा था, जिला प्रशासन से भी कह रहा था, इसके आसपास एक बहुत अच्छी वाटर बॉडी बनेगी। वाटर बॉडी बनने का मतलब अब यहां के माध्यम से आसानी से यहां पे रेस्टोरेंट बन करके लोग पर्यटन के लिए, नौकायन के लिए भी यहां आ सकते हैं। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहां पे होगा। अनावश्यक बाढ़ से बचाव भी होगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं, नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। कोई घर में अतिथि आया, उसको घुमाने के लिए लेकर के आओ बॉर्डर क्षेत्र के इस पूरे क्षेत्र में। और नहीं तो हर बार होता था किसान तबाह होता था बरसात में, और जब उसको पानी की आवश्यकता होती थी तब पानी नहीं मिलता था। अब बरसात में बाढ़ से बचाव होगी, और जब पानी की आवश्यकता होगी तब रोहिन बैराज आपको यहां पर जल उपलब्ध करवाने का काम करेगा। मुझे याद है, इसी महाराजगंज में महाव नाला के कारण सैकड़ों हेक्टेयर लैंड जलमग्न होती थी, गांव के गांव डूब जाते थे। कभी वन विभाग सहयोग नहीं करता था, कभी सिंचाई विभाग सहयोग नहीं करता था। जब मेरे पास ये मामला आया, मैंने दोनों विभागों को बिठाया। मैंने कहा भी देखो, सरकार का मतलब होता है कि ना शब्द नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसका समाधान होना है। और आज उसका समाधान हो गया। अब इस सारे गांव जल प्लावन से बच गए हैं, वहां पर अब कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, आज जो 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसमें सिंचाई विभाग की भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, बाढ़ बचाव की भी परियोजनाएं हैं, सड़कों की भी परियोजनाएं हैं। याद करिए, महाराजगंज जनपद के अंदर 2017 के पहले कोई 4 लेन नहीं था, कोई 4 लेन महाराजगंज जिले में नहीं था। ये सीमावर्ती जनपद है, 4 लेन नहीं। अब तो 4 लेन की एक बाढ़ सी आ गई है। गोरखपुर नौतनवा मार्ग
गोरखपुर नौतनवा सुनौली मार्ग के 4 लेन के अंतिम चरणों में चल रहा है। फरेंदा से महाराजगंज का मार्ग ये 4 लेन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर से हम लोग जब आ रहे हैं परसावल होते हुए महाराजगंज ठूठीबाड़ी निचलौल ठूठीबाड़ी के लिए निकल रहे हैं, ये भी 4 लेन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर मार्ग, गांव का मार्ग जो पहले 3 मीटर भी नहीं होता था, हमने कहा 3 से काम नहीं चलेगा, विकास आगे बढ़ाना है तो इसको 7 मीटर कर दो, कम से कम 7 मीटर होना चाहिए। 7 मीटर के मार्ग को 10 मीटर के किए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं, और उसी विकास के विकल्प को आपको उपलब्ध करवाने के लिए, आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हम सब आगे बढ़े हैं। सिंचाई विभाग ने पिछले 8 वर्ष में अनेक कार्य किए। अर्जुन सहायक परियोजना ये बुंदेलखंड के अंदर बनी। मुझे याद है जब तक सिंचाई की परियोजना नहीं थी, वहां के खेत का सालाना अगर किसी को खेत किराए पे देना होता था 5,000 रुपया नहीं मिलता था, और आज उसी महोबा में 50,000 रुपया उस खेत का मिलता है, सालाना 50,000 रुपया। याद करिए, किसान को 50,000 की कमाई अगर हो जाए एक खेत में, बहनों और भाइयों, उसकी इनकम तो बढ़ेगी। अर्जुन सहायक परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूर्ण हुई। हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। बाण सागर की परियोजना, ये बिंदु क्षेत्र में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी है। ऐसे ही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बनी थी 1972 में, कभी पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि अन्नदाता किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में था ही नहीं, उनके एजेंडे में था ही नहीं, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था। आज तो बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान के लिए ऋण माफी का कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना भी है, प्रधानमंत्री किसान बीमा की योजना भी है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना भी है। और आज उसकी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को हमने 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पण करवाया। याद करिए, 1972 में योजना बनी थी और उसको पूरा होने में लगे 49 वर्ष, और वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अंदर आई है। बहनों और भाइयों, आज योजना पूरी हुई। 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई। 14 लाख अन्नदाता किसानों के लिए, 14 लाख अन्नदाता किसान जो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाए थे, उनके कनेक्शन फ्री किए गए। हमने कहा आप सिंचाई करिए, पैसा सरकार भुगतान करेगी, आपको सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना है। बहनों और भाइयों, एक और विकास, किसान का विकास है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार है, बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आज यहां पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कैंपस होगा, प्री प्राइमरी से लेकर के, यानी नर्सरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, 12वीं तक एक ही कैंपस में एक विद्यालय हमने महाराजगंज के लिए स्वीकृत किया है। केवलापुर में पहला विद्यालय बन रहा है, और फिर इसको अगले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। इसके बाद हर विकास खंड में बनाएंगे। मैं अभी से कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन
आरक्षित करके रखिए। अच्छा विद्यालय देंगे आपको, बहुत अच्छा विद्यालय देने जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारें तो एक जनपद एक माफिया पालती थी। हमने उनके माफिया का स्थान अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। आज यहां पर हर एक क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ हुआ है। महाराजगंज अब पिछड़ा जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य भी नहीं है। अब यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है। बहनों और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, जीरो पॉवर्टी के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में जो कार्य किया है, आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के पास, सर्वाधिक रेलवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सर्वाधिक मेट्रो उत्तर प्रदेश के पास, सर्वाधिक आबादी और सर्वाधिक युवा प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश के पास, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एमएसएमई बेस रखने वाला राज्य भी है, सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य भी है और सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में करने वाला राज्य भी बना है। ये वही उत्तर प्रदेश है। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले पर्व और त्योहार आते थे, लोगों के घरों में दिमाग में आशंका होने लगती थी कि पता नहीं अब क्या हो जाए, पता नहीं अब क्या हो जाए, पता नहीं अब क्या हो जाए, कौन व्यक्ति चपेटे में आ जाए, किस पर झूठे मुकदमे लिख दिए जाए। आपने 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में दंगा करते हुए नहीं देखे होंगे, और अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया है तो बाप दादों की कमाई से भी उसको पूरी तरह वंचित होना पड़ा है। आज दंगा नहीं होता उत्तर प्रदेश में। आज तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से भी लोगों को मुक्ति मिली है। पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से जुलाई से लेकर के नवंबर तक हर घर में आशंका होती थी, पता नहीं किसके घर में ये बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत थी कि आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब बीमारी नहीं है, आज इंसेफ्लाइटिस को भी नियंत्रित किया गया है, डेंगू को नियंत्रित किया गया है, मलेरिया को कम किया गया है, कालाजार और चिकनगुनिया को भी कंट्रोल कर दिया गया है। अब ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान चल रहा है। मैं हर जनप्रतिनिधि से कहूंगा कि टीबी का कोई पेशेंट है, उसको चिन्हित करिए, पोषण पोटली दीजिए, उसके घर तक सरकार की सहायता पहुंचाइए। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2025 के अंदर अंदर ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त करना है, टीबी मुक्त भारत का निर्माण करना है। एक स्वस्थ समाज से सशक्त राष्ट्र का मार्ग विकसित होगा और एक विकसित भारत के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। महाराजगंज मधुवलिया में बहुत अच्छी गौशाला भी चला रहा है। इस गौशाला के संरक्षण के लिए भी आगे उसमें किस प्रकार के कार्यक्रम होने हैं,
वहां के विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी आकर के बहुत बार लखनऊ में मेरे कार्यालय में धरना दिए, कहते हैं कि साहब वहां पे कुछ बनाइए। मैंने कहा उस जमीन को सुरक्षित रखवाइए, आप चिंता मत करिए, वहां पे कुछ बनाएंगे जरूर। और बहनों और भाइयों, वहां पर हम लोग कुछ अच्छा काम जरूर करेंगे, जिससे यहां के गोवंश के लिए और यहां पे अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी के क्षेत्र में कुछ नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी महाराजगंज को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा कार्य होगा। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके पास आए हैं। इस सत्र में महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का भी प्रारंभ होने जा रहा है। पहली बार महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ 2025-26 के सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। स्पोर्ट्स का भी स्टेडियम का लोकार्पण हो रहा है। महाराजगंज में ढेर सारी योजनाओं को आज आपको दे रहे हैं। और जगतजननी मां भगवती की अष्टमी तिथि महागौरी के प्रति समर्पित है। और इसीलिए जब महाराजगंज के रोहिन नदी के इस बैराज को आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, इस लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मैं केवल और केवल यही कहूंगा, जगतजननी मां भगवती का पर्व है और यहां से कुछ ही दूरी पर मां बनैया माता का मंदिर भी है। तो इस बैराज को भी हम मां बनैया माता के नाम पर ही जानेंगे। यहां पे बनना चाहिए मां बनैया माता की एक चित्र बैराज में बना करके, और बैराज में नाम भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा बनी रहेगी तो ये बैराज सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा लंबे समय तक इसका लाभ यहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता रहेगा। याद करिए, रोहिन नदी नेपाल से निकल के आती है और नेपाल से होकर के यह महाराजगंज जिले के अंदर होते हुए गोरखपुर जिले में प्रवेश करती है और गोरखपुर महानगर के पास, डोमिनगढ़ के पास यह राप्ती नदी में मिल जाती है। पहाड़ी नदी है। कितना मीठा पानी इसमें आता है, कितना मीठा पानी आता है। और इसमें तो पहले हम लोग इस बात को देखते थे कि रोहिन नदी पर बहुत पहले, यानी सैकड़ों वर्ष पहले यहां पर एक बियर पैलेस से बना हुआ था, लेकिन बाढ़ के कारण वो टूट गया। लंबे समय तक उसके द्वारा सिंचाई की सुविधा होती थी, लेकिन बाद में वो टूटने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में जब यहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक जी कई बार मुझसे मिले, पंकज जी कई बार मिलने के लिए आए, और इन लोगों ने जब इस प्रस्ताव को यहां मेरे सामने रखा, ये कार्यक्रम ये होना चाहिए क्योंकि किसानों का भी कल्याण होगा, बाढ़ से बचाव भी होगा, महाराजगंज के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने तत्काल स्वीकृति दी, आज ये होगा। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। महाराजगंज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में नंबर 1 पर आया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी से एक स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन करना था, बैंक से उसको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था, और पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ हुआ और उसमें महाराजगंज जनपद नंबर 1 पर आया है। पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आने का मतलब स्कीम को मिशन मोड पर लिया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उस कार्यक्रम में भागीदारी की। परिणाम है लगभग 1000 नए उद्यमी के रूप में यहां के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्राप्त हो गई है।
और मैं चाहूंगा यह अभियान आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। कौन से सेक्टर हो सकते हैं, यहां पे किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, यहां पर खेती बाड़ी के लिए, यहां पर काला नमक चावल के लिए, यहां पे दलहन और तिलहन के लिए, यहां पे सब्जी उत्पादन के लिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए, यहां पर श्री अन्न के लिए, यहां पे नेचुरल फार्मिंग के लिए, यहां पे हॉर्टिकल्चर के लिए, अन्य तमाम सेक्टर में अनेक संभावनाएं, डेयरी की भी अनंत संभावनाएं महाराजगंज जनपद में है। बकरी पालन की संभावनाएं हैं, मत्स्य पालन की संभावनाएं हैं। इन सभी सेक्टर के साथ साथ अन्य जो भी ऐसे सेक्टर हो जिसके माध्यम से महाराजगंज में नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करके उद्यम स्थापित करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है जो टारगेट जनपद महाराजगंज को दिया गया था उतना टारगेट अभी उनको और अचीव कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या हर विधानसभा क्षेत्र में युवा उद्यमियों की प्राप्त होगी। और सभी जनप्रतिनिधियों से मैं कहूंगा कि वे अपनी अपनी विधानसभा में कम से कम प्रयास करें कि जिन्हें लोन मिला है उनके साथ एक बार उनको चाय पर बिठा करके अपने घर में बुला करके चाय पे बुलाइए, उनके साथ संवाद करिए, क्या आप उनको और मदद कर सकते हैं जिससे अपने व्यवसाय को और अच्छा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हमने अपने युवा ताकत को प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे वह अच्छे मार्ग पर चल करके खुशहाली का मार्ग चुने और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करने में कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने।